सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? सो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन को डिस्कस कर रहे थे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन हमने स्टार्ट कर दिया था और उसके कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए हुए थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केवल इतना सीखा कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास होता क्या है। उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया था सेंटर ऑफ मास का। तो अगर सेंटर ऑफ मास की मैं बात करूं तो सेंटर ऑफ मास किसी भी ऑब्जेक्ट का होता क्या है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है बेटा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो वो कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के कंट्रीब्यूशन से एक ऑब्जेक्ट बनता है। ये सभी ऑब्जेक्ट का अपना खुद का इंडिविजुअल एक मास होता है और यही छोटे छोटे पार्टिकल्स का मास जो है वो ऑब्जेक्ट को मास प्रोवाइड करता है। क्लियर? यानी कि अगर मैं कंप्लीट ऑब्जेक्ट का मास कहूं तो कुछ नहीं है, क्योंकि मासेस किसके वजह से आ रही है? पार्टिकल्स की वजह से आ रही है। तो इसीलिए जब भी हम लोग बात मोशन की करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की करते हैं, तो एक्चुअली में हमें बात ऑब्जेक्ट के मोशन की नहीं करनी चाहिए, हमें बात पार्टिकल्स के मोशन की करनी चाहिए। और यही रीजन है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में हम लोग हमेशा एक पार्टिकल को लेकर के कंसीडर करेंगे। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट की बात करूं तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ये लो, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, M1, M2, M3, M4, M5। क्लियर है? इस सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं इनके अपने खुद के कुछ मास हैं। इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो मास है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि ये सारे जो पार्टिकल्स के मास है, ये सभी पार्टिकल्स के मास किस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं सपोज कर लेता हूं कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये सभी पार्टिकल के जो मास है वो एक पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट ओ मैंने नाम दे दिया, इस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा है। सो ये पॉइंट आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, COM। क्लियर है? तो जो सेंटर ऑफ मास होता है किसी भी पार्टिकल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो होता क्या है? तो सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दैट पॉइंट ओवर विच ऑल द पार्टिकल्स मासेस एक्ट। सभी पार्टिकल के जो मास हैं जिस पॉइंट के ऊपर एक्ट करे उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? कोई दिक्कत? कल मैंने बेटा सेंटर ऑफ मास का एक फॉर्मूला डिराइव किया था। बेटा डोर बंद कर दो। कल मैंने सेंटर ऑफ मास का एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल सिस्टम का, यानी कि हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें केवल दो ही पार्टिकल है, तो उसका सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला निकला था बेटा, वो निकला था M1R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड ओवर M1 प्लस M2। ये जो सेंटर ऑफ मास था इसको हम लोग RCM से नाम जानते थे। स्मॉल आर बोलो, कैपिटल आर बोलो, जो भी, RCM। यहां पर जो R है बेटा, यहां पर जो R है, ये वाला जो R है, ये सब कुछ और नहीं है, पोजीशंस है। क्या है? पोजीशंस है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं, एक्स एक्सिस की बात करूं, वाई एक्सिस की बात करूं, और मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसके दो मासेस, दो पार्टिकल्स हैं। ठीक? तो पहले वाले पार्टिकल का पोजीशन क्या है? R1। दूसरे वाले पार्टिकल का पोजीशन क्या है? R2। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहीं भी लाई कर सकता है, तो सपोज करते हैं सेंटर ऑफ मास यहां कहीं लाई कर रहा है, तो ये जो है इसी को कहते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, RCM। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, 100%। तो यानी कि जो RCM है यहां पर, वो RCM है क्या? RCM इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल सिस्टम, है ना? सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होता है क्या आपका? RCM। पोजीशन, आप लोगों ने अगर मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो वहां पर मैंने बताया था कि पोजीशन का मतलब क्या होता है।
कोऑर्डिनेट में पोजीशन का मतलब क्या होता है। पक्का है? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो कल मैंने जब ये दो सिस्टम पार्टिकल के लिए था, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए था। आज हम लोग, आज के मतलब कल ही मैंने इसके बाद बताया था आप लोगों को एन पार्टिकल सिस्टम के लिए। तो एन पार्टिकल सिस्टम के लिए बेटा हमने कुछ डायग्राम बनाया था कुछ इस तरीके का, अजीबोगरीब। यहाँ पर m1 मास था, m2 मास था, m3 मास था, m4 मास था, और यहाँ सपोज कर लो सेंटर ऑफ मास। तो ये m1, m2, m3, m4 और ये m सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास पे क्या होता है, सभी पार्टिकल के मास एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम कैपिटल M लिए हैं और कैपिटल M रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, सबका मास वहाँ पर है, यानी कि सम ऑफ m1, m2, m3, m4 इज व्हाट, कैपिटल M। n पार्टिकल है, कितने पार्टिकल, m, n। तो ये r1 पोजीशन पे है, m1 किस पे है, r1 पे है, m2 किस पे होगा, r2 पे होगा, m3 कितने पे होगा, m4 कितने पे होगा, अच्छा चलो mn कितने पे होगा, ये nवा पार्टिकल है। बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं ना, मिलियंस एंड बिलियंस पार्टिकल्स होते हैं। अगर सेंटर ऑफ मास के लिए चाहिए तो ये होगा आपका RCM, बोलो हाँ या ना, इस पे मिला देंगे तो RCM। तो ये जो RCM होगा यानी कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू व्हाट, m1r1 प्लस m2r2 प्लस डैश 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 प्लस mn/rn, बोलो हाँ या ना, सबका सम कर दिया, क्योंकि इसके पहले वाला फॉर्मूला भी कुछ इसी तरह का था। फिर m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 प्लस mn, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद बेटा मैंने इसमें क्या किया था, मैंने RCM को लिखा m1 प्लस m2 प्लस m डैश 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 mn, क्या देगा, कैपिटल M देगा। तो कैपिटल M को 1 कैपिटल M लिख दे, लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो बाहर कर लिया मैंने। m1r1 m2r2 डैश 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 mn/rn, क्या लिख दें, समेसन i की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से, और i की वैल्यू कहां तक जा रही है बेटा, n तक जा रही है, ठीक। तो यहां लिख देंगे mi/ri। बोलो कोई गलत किया मैंने भाई, इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने से बढ़िया है इतना छोटा सा एक एक्सप्रेशन लिख दिया। कल मैंने आप लोगों को केवल और केवल यहीं तक एक्सप्लेन किया था चीजें, है ना। कल हम लोगों ने केवल यहीं तक चीजों को डिस्कस किया था कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि पोजीशन आपको समझ में आया होगा कि पोजीशन का मीनिंग क्या होता है और सेंटर ऑफ मास का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो बेटा आज का जो टॉपिक होगा, ये पूरा वायर हो जा रहा है, ये होगा बेटा कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा, सेंटर ऑफ मास को मैं कॉम लिख रहा हूं, ठीक है। कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम, एन पार्टिकल सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है, तो बहुत सिंपल सा मतलब है बेटा, बहुत सिंपल सा मीनिंग है। मैं सपोज कर ले रहा हूं बेटा कि मेरे पास एन पार्टिकल सिस्टम का एक ऑब्जेक्ट है, एकदम इमेजिन करो, इमेजिन करोगे तो फील आएगा, ठीक है। एन पार्टिकल सिस्टम का एक ऑब्जेक्ट है, हवा में है, किसमें है, एयर में, यहां कहीं पड़ा हुआ है, देखो बस, और उसके अलग अलग पार्टिकल्स को इमेजिन करो, ठीक। अब अगर मैं इसके किसी एक पार्टिकल की मैं बात करूं, m1 की बात करूं, अगर मास 1 की बात करूं, तो हमें पता है कि मास 1 का जो पोजीशन होता है वो r1 से लिखते हैं, लेकिन ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो स्पेस में है, यानी कि जो r की वैल्यू होगी वो 3 वैल्यू आएंगी r की, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का जो पहला वाला पार्टिकल का जो मास है वो x एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर होगा, y एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर होगा और z पे कुछ डिस्टेंस पर होगा, यानी कि पहले वाले पार्टिकल का पहला जो पोजीशन होगा वो x1 में कुछ और होगा, y1 में कुछ और होगा, z1 में कुछ और होगा, 3 होंगे। इसी को कहते हैं कार्टेशियन कंपोनेंट। हमारे पास जो मेन इक्वेशन था बेटा RCM का जो मेन इक्वेशन था वो क्या था बेटा, वो था आपके पास m1r1 प्लस m2r2 प्लस डैश 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 mn
आर एन डिवाइडेड ओवर m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 प्लस mn। ये मेरा मेन इक्वेशन था। लेकिन अब मुझे ये पता चला कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्पेस में है, तो जो पोजीशन है पार्टिकल्स का उसके पास 3 पोजीशंस होंगे। एक्स एक्सिस के अलावा कोई और पोजीशन होगा, वाई एक्सिस के अलावा कोई और पोजीशन होगा, जेड एक्सिस के अलावा कोई और पोजीशन होगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बना करके दिखा दे रहा हूं। ये जरा सा देखो, ये है आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। और ये जो जेड एक्सिस है बेटा, ये जो जेड एक्सिस है वो सपोज करो एक्स एक्सिस ऐसे, वाई एक्सिस ऐसे, जेड एक्सिस इधर की तरफ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटसाइड। ठीक है, ये जेड। अब अगर यहां पर कोई पार्टिकल m1 है तो जरा सा देखो m1 की x के एक्सिस पे कोई वैल्यू है, x कर देते हैं इसको, ठीक, x1 कर देते हैं। m1 का y पे कोई वैल्यू है जिसको हम लोग कह देते हैं y1, ठीक। तो इसका z पे भी तो कोई वैल्यू होगी, इसको हम लोग कह देते हैं z1। तो m1 का x1 पे, यस कमिंग, m1 यानी कि पहले वाले पार्टिकल का x एक्सिस के अलोंग जो पोजीशन होगा वो x1 होगा, m1 पार्टिकल का y एक्सिस के अलोंग जो पोजीशन है वो y1 है, m1 का z एक्सिस के अलोंग पोजीशन क्या है, z1 है। तो जहां पर हम लोग एक फॉर्मूला लिखते थे केवल r के फॉर्म में, r पोजीशन था मेरा, अब हमारे पास 3 फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे हमें, यानी कि RCM की जगह पे क्या लिखेंगे, XCM, फिर RCM की जगह पे क्या लिखेंगे, YCM, फिर RCM की जगह पे क्या लिखेंगे, ZCM। समझ रहे हो बात को? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, अगर मैं XCM की बात करूं तो XCM इक्वल्स टू M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस डैश 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 MN XN डिवाइडेड ओवर M1 प्लस M2 प्लस डैश 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 MN। बोलो हाँ या ना? क्योंकि M1 का और एक ही तो पार्टिकल नहीं है ना, मैंने यहां पर एक पार्टिकल का एग्जाम्पल ले लिया, n पार्टिकल है हमारे पास। देखो यहां पर लिखा हुआ है सेंटर ऑफ, क्या लिखा है, कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम। हमारे पास n पार्टिकल सिस्टम है और ये n पार्टिकल सिस्टम स्पेस में है और उसके RCM यानी कि उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन लिखना है। तो सेंटर ऑफ मास तो x एक्सिस के अलोंग भी होगा, y के अलोंग भी होगा, z के अलोंग भी होगा। तो मैं तीनों के लिए अलग अलग लिखूंगा। समझ रहे हो बात, मैं यही कर रहा हूं, ठीक। तो यहां पर YCM अगर मुझे लिखना होगा सेंटर ऑफ मास अलोंग y एक्सिस, तो क्या लिखना होगा बेटा, M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस डैश 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 प्लस MN YN डिवाइडेड ओवर M1 प्लस M2 प्लस डैश 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 प्लस MN। इसी तरह से अगर ZCM लिखना होगा बेटा मुझे, तो क्या लिखेंगे, M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस डैश 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 प्लस MN ZN डिवाइडेड ओवर M1 प्लस M2 प्लस डैश 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 प्लस MN। RCM तो आपका मेन फॉर्मूला है। XCM YCM ZCM है क्या, ये सेंटर ऑफ मास। देखो R क्या कह रहा है कि चलो कोई RCM जो है ये बता रहा है कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या है, लेकिन यहाँ पर जो R की जो वैल्यू है वो क्या है, एक वैल्यू है। लेकिन अगर हमारा पार्टिकल जो है या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल है वो स्पेस में है, तो हमें पता है स्पेस में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल सपोज करो मैं ऐसे प्राणायाम करते करते हवा में उड़ गया, मेरे पास जादू है, ठीक। अब आपको बताना है कि दास सर कहाँ पर है, दास सर कहाँ रहते हैं, तो दास सर तो फिलहाल हवा में है। तो हवा में होने के लिए मेरा पोजीशन बताना पड़ेगा आपको। सपोज करो प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं कि दास सर बताइए कहाँ पर है, तो आप लोग क्या कहोगे, अरे दास सर 11th में है। नहीं, एग्जैक्ट आंसर थोड़ी ये होगा। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर देना है, एड्रेस बताना है, तो आपको बताना होगा कि दास सर 11th क्लास के x एक्सिस से 2 मीटर के डिस्टेंस पर, y एक्सिस से 3 मीटर के डिस्टेंस पर और z एक्सिस से 2 मीटर के डिस्टेंस पर है। अब प्रिंसिपल सर अगर फिजिक्स के जानकार होंगे तो जान जाएंगे, अरे दास सर तो उड़ रहे हैं, है ना, दास सर तो उड़ रहे हैं। एक्चुअली में अगर दास सर जमीन पे खड़े हैं तो इनके पास x की वैल्यू होगी और इनके पास z की वैल्यू होगी। देखो जरा सा, x ये है, z ये है, y आपका ये है। कॉर्नर्स देखो, x z एंड y।
तो अगर दास सर पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं तो दास सर के पास x की वैल्यू है, z की वैल्यू है। x की वैल्यू ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, z की वैल्यू ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। लेकिन दास सर हवा में होंगे तो y की भी वैल्यू आ जाएगी दास सर के पास। और जैसे ही तुम कहोगे कि दास सर y एक्सिस पे 2 मीटर पे, प्रिंसिपल सर से मेरी बंदा उड़ रहा है, स्वैग है। वही मैं कह रहा हूं बेटा, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन बताने के लिए अगर वो स्पेस में है तो उसके पास 3 वैल्यूज होती हैं, समझ रहे हो? जैसे आपका जो एड्रेस होगा, आप क्या कहोगे? आपसे कोई पूछेगा क्या कहोगे? आपका घर का एड्रेस क्या है? आप क्या कहोगे? गोरखपुर में है? नहीं, गलत आंसर होगा। आप कहोगे पहले, सपोज कर लो बेटा तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है, तुम कहाँ रहते हो? तो तुम कहोगे कि सर हम यूनिवर्स में रहते हैं। तो हम कहेंगे कि ठीक है, यूनिवर्स सही है भाई, गलत आंसर तो है नहीं, यूनिवर्स में ही हो। अच्छा बेटा यूनिवर्स में कहाँ पर हो? तो कहोगे सर यूनिवर्स में अर्थ प्लेनेट पे है। तो हम कहेंगे चलो ये भी सही आंसर है, लेकिन आपको तो कंप्लीट आंसर देना है। तो फिर आप कहोगे कि सर अर्थ तो बहुत बड़ा है, अर्थ में एशिया में है। अब एशिया भी बहुत बड़ा है, एशिया में कहाँ? इंडिया में है। इंडिया भी बहुत बड़ा है, इंडिया में कहाँ? यूपी में है। यूपी में कहाँ? यूपी भी बहुत बड़ा है, यूपी के गोरखपुर में। अच्छा गोरखपुर भी बहुत बड़ा है, गोरखपुर में कहाँ? गोरखपुर के ITM गीडा कैंपस में है। ITM गीडा कैंपस भी बहुत बड़ा है, तो ITM गीडा कैंपस के श्री कृष्णा एकेडमी के ब्रांच में है। ठीक है, श्री कृष्णा एकेडमी का तो ठीक है। अब श्री कृष्णा एकेडमी में भी बहुत बड़ा है आप अपने में, हाँ। तो श्री कृष्णा एकेडमी कहाँ? श्री कृष्णा एकेडमी के क्लास 11th के फर्स्ट बेंच पे बैठे हैं, या फिर जो भी बेंच पे बैठे। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना? देखो फिजिक्स जो है वो फिजिक्स जो है जब पे नहीं चलता, फिजिक्स आपका इमेजिनेशन और सपोजिशन पे नहीं चलता। हर चीज का एक प्रूफ है, सब चीज का एक प्रूफ है। फिजिक्स में अगर कोई चीज आ गया तो उसका डेरिवेशन होना ही है। तो अगर कोई आपसे पूछता है एड्रेस क्या है, तो इसका मतलब थोड़ी कि आप बता देंगे गोरखपुर में रहते हैं, बात खत्म। नहीं, बात कहाँ खत्म? फिजिक्सिस्ट हो तुम लोग, फिजिक्स पढ़ते हो, तो तुमको अपना पूरा एड्रेस देना पड़ेगा। इसका मतलब तुमको अपना कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा, हम इधर कोऑर्डिनेट में, हम उधर कोऑर्डिनेट में। जब आतंकी हमला या फिर इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर होता है, तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि लोग कहते हैं कि ऐसा थोड़ी है कि उसमें डालता है कि पाकिस्तान में जाके बम मारो, ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेट डालते हैं, वो थोड़ी जानता है पाकिस्तान क्या है। कंप्यूटर सिस्टम केवल कोऑर्डिनेट समझेगा, तो कोऑर्डिनेट डालेंगे 2,3,4 पे जाकर के बम मारो, तो ये जाएगा 2,3,4 पे जाकर बम गिरा देगा। समझ रहे हो बात को? तो सिस्टम को हम लोग जो इंडिकेट करते हैं वो पोजीशंस देते हैं, है ना? वो पोजीशंस इंपॉर्टेंट है, तो आपको पहले पोजीशन समझना पड़ेगा। फिर से मैं वहीं पे आऊँगा कि जो सेंटर ऑफ मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो पॉइंट होता है जहाँ पर सभी पार्टिकल के मास क्या होते हैं? कंसंट्रेटेड होते हैं। वहाँ पर आकर के रहते नहीं है पार्टिकल्स, पार्टिकल के मास उस पॉइंट के ऊपर सपोज करता है कि एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब उसका पोजीशन क्या है मुझे ये कैलकुलेट करना था। तो पोजीशन के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला कल मैंने डेराइव किया था, आप लोग वीडियो देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। तो RCM = M1R1, ये वाला मेरा फॉर्मूला था। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जाए, देखो यार ये वायर देख रहे हैं ना, खराब कर देगा। अगर जो पार्टिकल सिस्टम ऑफ पार्टिकल आपका स्पेस में है, तो भाई जो पहले पार्टिकल का जो पोजीशन होगा, दूसरे पार्टिकल का जो पोजीशन होगा, तीसरे पार्टिकल का पोजीशन होगा, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होगा, हर एक बंदे का जो पोजीशन होगा उसके पास केवल एक वैल्यू थोड़ी होगी, x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, z की वैल्यू होगी। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? बस, तो ये था आपका क्या? कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम। हेडिंग भी है, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब जो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मैंने सेंटर ऑफ मास का जब पोजीशन फाइंड आउट कर लिया, तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर अगर सपोज कर लो कि फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि इंटरनल फोर्स से तो ऑब्जेक्ट का शेप और साइज में चेंज नहीं आता, ये कल मैंने बताया था। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसके सारे पार्टिकल्स मूव करेंगे। तो हम सारे पार्टिकल्स के मूवमेंट की बात नहीं करेंगे, हम लोग केवल सेंटर ऑफ मास के मूवमेंट से मतलब है। मैं इसको और डिटेल में लिखता हूँ, पहले हेडिंग नोट डाउन कर लूँ। क्या है बेटा? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास।
सुनो मेरी बात, मैं कह रहा हूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके सारे पार्टिकल्स मूव करते हैं, है ना। इस ऑब्जेक्ट के पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इमेजिन कर लो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने के वजह से, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के होने की वजह से इसके अंदर इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि इंटरनल फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में कोई चेंज नहीं लाता है, इस वजह से सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्स जीरो है। इसका मतलब इस अगर ऑब्जेक्ट को मुझे मूव कराना है तो इसके ऊपर मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, F एक्सटर्नल। अब अपने दिमाग से सोचो, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर F एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो एक्सटर्नल फोर्स F1, F2, F3, F4 में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि सभी पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगाता है। याद करो, मैं कल बता रहा था, है ना। तो ये जो F एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये इस ऑब्जेक्ट को मूव कराएगा। तो मुझे ये नहीं देखना है कि इसका पहला वाला पार्टिकल वह कितना मीटर मूव किया, लास्ट वाला पार्टिकल कितना मीटर मूव किया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे केवल ये देखना है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि हमें पता है कि पहला वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगा, दूसरे वाले का डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा, क्योंकि दोनों के पोजीशन में क्या है, डिफरेंसेस है। ये आगे है, ये पीछे है, तो हम किसके पोजीशन को लेंगे, तो हम केवल और केवल बेटा सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को लेंगे, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को, कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ है, सपोज करो बेटा यही चौक है आपका, ये चौकवा मैंने इसे फोर्स लगाया, ये चौक ऐसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो इसका ये वाला जो पार्टिकल वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया क्योंकि ये आगे था, है ना, और ये वाला कम किया क्योंकि ये पीछे है। लेकिन ये जो चौक है, मैं इस पूरे चौक की बात कर रहा हूँ, ये चौक कितना मोशन किया, तो अगर मैं पार्टिकल्स के फॉर्म में देखूं तो हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा एज पर इट्स पोजीशन, इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पर हर एक पार्टिकल की बात ना करके हम लोग केवल इसके सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे कि सेंटर ऑफ मसवा कितना डिस्प्लेसमेंट किया, सेंटर ऑफ मसवा कितने वेलोसिटी से मूव किया, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है। समझ लो बात को। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की अगर मैं बात करूंगा तो उसके मोशन में केवल उसके सेंटर ऑफ मास के मोशन की बात होगी, और जब बात मोशन की होगी तो हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगा, हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा, दैट्स इट। ठीक है, 11th, ओके, समझ में आ गई बात आपको। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे बेटा, सेंटर ऑफ मास के मूवमेंट की बात करेंगे। तो वही मैंने लिखा हुआ है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या लिखा बेटा मैंने, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलो ठीक है, अब मैं इरेज कर देता हूं। तो सबसे पहले बात, किसी भी पार्टिकल के मोशन की बात अगर करें तो हमें क्या पता होना चाहिए, उसका पोजीशन क्या है ये पता होना चाहिए, तभी तो हम मोशन की बात करेंगे। तो सपोज करते हैं हमें पता है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होता है बेटा, m1r1 प्लस m2r2 प्लस डैश 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 प्लस mn/rn डिवाइडेड ओवर m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 mn, ये होता है पोजीशन। अब मैंने आपको बताया था कि अगर पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी। तो अगर मैं पोजीशन, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में, देखो ये सब क्या लेके घूम रहे हैं हम, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मिल जाएगा। तो करें, चलो तो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल एक टर्म को नहीं करते हैं, सबको करना पड़ता है हमें, ठीक है। मतलब केवल ऐसा नहीं कि एलएचएस में हमने डिफरेंशिएट कर दिया, आरएचएस में नहीं किया, ये क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। अन्याय हम लोग करते नहीं है, है ना। मैथ कहता है बेटा कि आप कुछ भी कीजिए, वैल्यू में चेंज नहीं आना चाहिए। मैथ कहता है आप जो मन करे वो करो। तुम 2 को 4/2 भी लिखो, तुम्हारा मन क्या किए हैं, लिपस्टिक सिंदूर लगा दिए हैं, बस थोड़ा सा सुंदर दिखने लगा। मैंने 2 को क्या लिखा, 4/2 लिखा, क्या किया, क्या है, कुछ किया क्या, बस थोड़ा सा सुंदर बना दिए हैं इसको। 2 तो अपने आप में सुंदर था, इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको बस पहचान ना पाए कोई, ये 2 है। अब जो जानता है वो पहचान जाएगा, जो नहीं जानता वो नहीं पहचान पाएगा। देखो लिखा तो मैंने 2 ही है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ बेटा कि मैथ कहता है कि आप कुछ भी करो, बस वैल्यू में चेंज नहीं होना चाहिए। तो 2 को आप 4/2 लिखो, वैल्यू तो वही है, बस ये क्या देखने का नजरिया थोड़ा बदल गया। चलो, तो मैंने पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो मुझे वेलोसिटी मिल जाता है। तो अब यहाँ पर RCM को क्या लिखेंगे बेटा, यही लिख देते हैं, ठीक है। DRCM/dt = VCM मिल गया, दैट इक्वल्स टू
m1 तो डिफरेंशिएट नहीं होगा, है ना, r होगा, तो d r1 अपॉन dt, बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा, प्लस m2 d r2 डिवाइडेड बाई dt, पक्का, डैश डैश डैश, प्लस mn d rn अपॉन dt, बोलो हाँ या ना, डिवाइडेड ओवर बोलो सही किया ना मैंने। तो यहां पर अगर मुझे सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी लिखना होगा तो क्या करेंगे बेटा, m1 v1, क्योंकि r1 पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो v1 मिल जाएगा, प्लस m2 v2 प्लस डैश 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 प्लस mn vn डिवाइडेड ओवर m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 mn, बोलो हाँ या ना। तो ये मुझे मिल गया क्या बेटा, वेलोसिटी मिल गया मुझे, किसका, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मिल गया, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास का अगर मुझे वेलोसिटी मिल गया तो अब क्या करेंगे बेटा, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट क्या करने का नियम क्या है, रूल क्या है बेटा, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का रूल है dvcm डिवाइडेड बाई dt इक्वल्स टू व्हाट, एक्सेलरेशन। मैंने पहले पोजीशन का इक्वेशन था मेरे पास, पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, मुझे वेलोसिटी इक्वेशन मिल गया, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। और किसका एक्सेलरेशन मिलेगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ACM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, m1 dv1 डिवाइडेड बाई dt प्लस m2 dv2 डिवाइडेड बाई dt प्लस डैश डैश डैश, क्या लिखेंगे यहाँ पे, mn dvn डिवाइडेड बाई dt, बोलो हाँ या ना बेटा, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 mn। तो ACM की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस डैश 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 प्लस mn an डिवाइडेड ओवर m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 mn, बोलो हाँ या ना। एक्सेलरेशन मिल गया। क्या किया, कुछ नहीं, किसी भी पार्टिकल के मोशन की अगर बात करें, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट में मुझे हर एक पार्टिकल के मोशन की बात करने की जरूरत नहीं है, मैं केवल और केवल सेंटर ऑफ मास को मूव करा दूंगा, उसका वेलोसिटी फाइंड कर लूंगा, उसका एक्सेलरेशन फाइंड कर लूंगा, तो मुझे मिल जाएगा कि ऑब्जेक्ट किस मोशन से मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है। यानी कि VCM जो है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ACM क्या है, ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन है। समझ रहे हो बात को, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, एकदम समझ में आ गया बात, बोलो बेटा, पक्का। चलो तो अच्छा बताओ मुझे, अगर एक्सेलरेशन को फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में कर दे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, जर्क मिल जाएगा, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तक काफी है, ठीक है। तो बेटा नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, सो अब जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरा जो टॉपिक होगा बेटा वो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ही है, लेकिन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अंडर एक्सटर्नल फोर्स जीरो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है बेटा कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है तो उस वक्त उसका नेचर कैसा होगा, मुझे ये देखना है। तो यानी कि F एक्सटर्नल क्या है, जीरो है। तो F एक्सटर्नल को क्या लिख सकते हैं बेटा, टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो MACM इक्वल टू जीरो। अब मुझे पता है कि एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं क्या, dVCM अपॉन dt इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा, dVCM अपॉन dt इक्वल टू जीरो। M को उधर भेज दिया, जीरो हो गया, बचा क्या। अब देखो इसके बाद क्या, ये लाइन क्या बता रहा है आपको, ये कह रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी है ना, दैट इज इक्वल टू जीरो। वेलोसिटी में चेंज क्या है, जीरो है। इसका मतलब है कि दास सर अगर पहले 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रन कर रहे थे और कुछ देर बाद फिर से वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रन कर रहे हैं, तो दोनों ही, मुझे लगा फिर से रुक गया दोनों ही 2 मीटर पर सेकंड अगर है तो चेंज कितना हुआ दास सर की स्पीड का, जीरो। पहले भी 2 बाद में भी 2, तो जीरो ना। तो इसका मतलब दास सर कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर चेंज जीरो के इक्वल है तो यानी कि वेलोसिटी क्या मान देंगे, कांस्टेंट मानेंगे। समझ में आ गई बात। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट है ट्रैवल कर रहा है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है ट्रैवल कर रहा है।
तो इसका हम लोग क्या मानते हैं कि सेंटर ऑफ मास ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है, मतलब ये पहले से ट्रैवल कर रहा है, इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए हैं, तो उस समय इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी बेटा, कांस्टेंट होगी, यही कहने का मतलब है। समझ में आई बात? तो बेटा ठीक है, इसको नोट डाउन करो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या क्या है? ओके बेटा, सो अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ये है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एज इंटीग्रल। सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है बेटा कि सेंटर ऑफ मास आरसीएम का जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वो लिखा था 1/m समेसन i इक्वल्स टू 1 to i इक्वल्स टू n mi ri। पक्का? पक्का? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, अब मैं सपोज कर ले रहा हूं बेटा कि जो n सिस्टम पार्टिकल था, n सिस्टम ऑफ पार्टिकल था, उसका जो मासेस है m1 m2 m3 m4 जो है वो स्मॉल मासेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। क्या है? लेट मास इज कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड। मास क्या है? कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज करते हैं कि हर एक पार्टिकल का मास डीएम है, डीएम 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 डीएम, ठीक है? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो ठीक है। और जो पोजीशन है किसका, m1 का ओरिजिन से जो पोजीशन है r1 r2 r3 ना हो करके अगर मैं x कहूं या फिर चलो r कह लेते हैं, क्या कह देते हैं, r इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मास dm एंड पोजीशन ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन इज r, dm और r, ठीक है। तो अब जरा सा देखो यहां पर mi ri यानी कि m1 की वैल्यू और r1 की वैल्यू हर एक पार्टिकल से अलग अलग थी ना? थी कि नहीं थी ना? अरे भाई जरा सा देखो, ये m1 था तो m1 का मास अलग था, r1 अलग था, यही तो बता रहा है m1 r1। m2 का मास अलग था और r अलग था, r2 अलग था। अब मैं कह रहा हूं कि जो मेरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल है उसके सभी पार्टिकल के मास dm है और ओरिजिन से उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, r है, ठीक है। तो अब मुझे सेंटर ऑफ मास लिखना है, तो इसका मतलब हो गया सेंटर ऑफ मास को अगर इस टर्म में मैं लिखूं, इस टर्म में लिखूं, इस फॉर्म में लिखना अगर चाहूं तो i इक्वल्स टू 1 से i इक्वल्स टू n लिखना पड़ेगा। तो समेशन को हम लोग हटा देते हैं। देखो समेशन का मतलब होता है सम हो जाना, ऐड हो जाना। तो या तो हम सम कर दें या तो इंटीग्रेट कर दें। तो हम इंटीग्रेशन, हमारे पास दो चीज़ें हैं, मास है और क्या है, पोजीशन है, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहता हूँ सेंटर ऑफ मास RCM इक्वल्स टू मैं लिखूंगा 1/m इंटीग्रेशन ऑफ r dm। बोलो लिख सकता हूँ? हाँ, क्योंकि पोजीशन सबके लिए सेम है तो यहाँ पर r1 r2 r3 का लफड़ा ही नहीं है। अब कैसा ये केस हो सकता है, ये केस किस तरीके का हो सकता है? ये केस कुछ इस तरीके का हो सकता है बेटा, ये आपके पास एक रिंग है, क्या है, रिंग है। अब रिंग का ऐसे रिंग को टिल्ट कर दो, ऐसे करके रिंग ऐसे, तो यहाँ से रिंग का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, हर एक जगह से रिंग का जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से वो सेम होगा ना। अरे भाई ऐसे चूड़ी है, ऐसे रखे हैं, इस पॉइंट से चूड़ी का हर एक पॉइंट जो है वो क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा, तो यानी कि r सेम हो गया। और अगर पूरे चूड़ी का हर एक मासेस को हम लोग क्या स्मॉल मासेस में डिवाइड कर देते हैं, डीएम डीएम डीएम, तो मासेस भी सेम, पोजीशन भी सेम। तो हमें m1 r1 m2 r2 m3 r3 करने की जरूरत ही नहीं, हम सीधे इंटीग्रेट कर देंगे mr को इंटीग्रेट कर देंगे। इसीलिए मैंने लिखा हुआ है RCM इक्वल्स टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ r dm, दैट्स इट। इतना कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा क्या, खत्म। तो सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एज इंटीग्रल, ये होगा फॉर्मूला। अच्छा, ये सेंटर ऑफ मास पोजीशन के रिस्पेक्ट में हुआ। अगर मुझे उसके रिस्पेक्ट में लिखना हो, कार्टेशियन कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे बेटा,
कार्टेशियन कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, देखो तो एक्स सी एम यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे, एक्स डी एम, बोलो हाँ या ना, वाई सी एम 1/m इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम, जेड सी एम 1/m इंटीग्रेशन ऑफ जेड, बोलो हाँ या ना, है ना। तो बस इतना था, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एज इंटीग्रल। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं, नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं।